टेट का साइंस का पेपर है ये जूनियर का है न्यू एनसीईआरटी से। कोरक 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 हित भुक मित भुक रित भुक। कौन निरोगी है कौन निरोगी है? वह व्यक्ति जो समय और स्थान के अनुकूल पौष्टिक और उचित मात्रा में आहार लेता है निरोगी है। आज का विचार थॉट ऑफ द डे। अन्नेन जातानि जीवन्ति। तैत्तरीय उपनिषद। मैदू मिष्टी प्रतिदिन विद्यालय के नोटिस बोर्ड पर लिखे आज का विचार पढ़ते हैं। आज का विचार अन्नेन जातानि जीवन्ति पढ़कर उन्हें उत्सुकता होती है। मिष्टी मैदू को बताती है कि यह संस्कृत की एक सूक्ति है जिसका अर्थ है आहार जीवित प्राणियों को जीवन देता है। आइए हम इस सूक्ति का महत्व समझने का प्रयास करें। हम सभी प्रतिदिन आहार लेते हैं और आहार हमारे दैनिक जीवन का एक अनिवार्य घटक है। आपके द्वारा एक सप्ताह में प्रतिदिन खाए गए खाद्य पदार्थों के नाम को तालिका में लिखिए। आपने वयोवृद्ध जनों से उनके खान पान की आदतों और भोजन बनाने की पद्धतियों के बारे में जानकारी एकत्रित करने के लिए प्रश्नों की सूची तैयार कीजिए। नमूना हेतु प्रश्न निम्नलिखित हैं। किस प्रकार का खाना आप सभी भी खाते हैं और क्या नया खाना खाने लगे? पिछले कुछ वर्षों में खाना पकाने की पद्धति किस प्रकार परिवर्तित हो गई है? पहले खाना चूल्हे पे मिट्टी का चूल्हा बनता था, उस पे बना पकाते थे, अब पकाते हैं गैस पर। खान पान संबंधी ये बदलाव किस कारण हुए हैं इसका भी बच्चों को बताइए और उनको पूछिए। तैयार किए गए प्रश्नों के आधार पर कुछ वयोवृद्ध जनों का साक्षात्कार लें। पहले पारंपरिक चूल्हा ये मिट्टी का चूल्हा होता था जिस पर लकड़ियां डाल के जला के उस पर रोटी सेकी जाती थी। आधुनिक गैस, अब ये जो गैस आ गई है। सिलवट्टा मसाले पीसने के लिए एक पत्थर होता था, उस पर मसाले डाल के दूसरे पत्थर से पीसा जाता था। इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर, अब इसमें डाल के पीसते हैं। आपके द्वारा दिए गए साक्षात्कारों से क्या ज्ञात हुआ है? भोजन पकाने की पद्धति जिन्हें पाक पद्धति भी कहते हैं समय के साथ परिवर्तित हो गई है। पारंपरिक व आधुनिक पाक पद्धतियों में बहुत अंतर है। पहले के समय में भोजन पकाने के लिए अधिकतर पारंपरिक चूल्हों का उपयोग किया जाता था। अब भोजन पकाने के लिए अधिकांश लोग आधुनिक गैस चूल्हे का प्रयोग करते हैं। पहले के समय में पत्थर के सिलवट्टे का उपयोग कर हाथों से पीसने का कार्य किया जाता था। चित्र 3.1 में इन दिनों हम खाद्य पदार्थों को आसानी से पीसने के लिए इलेक्ट्रिक ग्राइंडर विद्युत चालित पिसाई मशीन का उपयोग करते हैं। भोजन पकाने और पीसने की अन्य विधियों का पता लगाइए। समय के साथ पाक पद्धतियों में ये परिवर्तन क्यों आए? इन परिवर्तनों के प्रमुख कारण तकनीकी विकास, बेहतर परिवहन और बेहतर संचार साधन हो सकते हैं। भोजन के घटक क्या हैं? मैदू और मिष्टी अपने स्कूल द्वारा आयोजित पारंपरिक खाद्य महोत्सव देखने जाते हैं। महोत्सव का विषय है स्वास्थ्य आहार स्वस्थ जीवन। ईट हेल्दी लिव हेल्दी। ये गुजराती आहार बनाते हैं यहाँ, या राजस्थानी या असमिया, ये अलग अलग राज्यों के अलग अलग खाने हैं। हम इस महोत्सव में विभिन्न प्रकार के पारंपरिक व्यंजनों को प्रदर्शित करते हुए भिन्न भिन्न स्टॉल हैं। पोषण विज्ञान विशेषज्ञ डॉक्टर पोषिता विद्यार्थियों को बताती हैं कि स्वास्थ्य ही परम धन है। आइए जानते हैं डॉक्टर पोषिता के इस कथन का अभिप्राय क्या है। क्या आप कभी बिना खाए रहे हैं? जब आप खाना नहीं खाते तो आपको कैसा अनुभव होता है? जब हम कुछ समय तक भोजन नहीं खाते तो हम थका हुआ और कम ऊर्जावान अनुभव करते हैं। आपके अनुसार एक मैराथन धावक दौड़ के समय और उसके पश्चात ग्लूकोज युक्त पानी क्यों पीता है? ग्लूकोज शरीर को तुरंत ऊर्जा प्रदान करता है। ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। ग्लूकोज में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट हमारे आहार में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोतों में से एक है। विभिन्न प्रकार के अनाज जैसे गेहूं, चावल, मक्का, साग, भाजी जैसे
आलू, शकरकंद तथा अनेक फल जैसे केला, अनानास और आम में कार्बोहाइड्रेट प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। ये देखिए गन्ना, आलू, ये चित्र में दिखाया गया है, केला, अनानास, आम, मक्का, बाजरा, चावल, गेहूं, शकरकंदी, इन सब में कार्बोहाइड्रेट समृद्ध आहार है। क्या आप जानते हैं सामान्य चीनी भी एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है? आपके विचार से सर्दियों में पारंपरिक आहार के रूप में हम लड्डू खाना क्यों पसंद करते हैं? लड्डू की मुख्य सामग्री बेसन, आटा, घी, गुड़ या चीनी, गोंद और अनेक प्रकार के मेवे हैं। घी और विभिन्न प्रकार के तेलों में एक अन्य प्रकार के खाद्य घटक के समूह में रखा जाता है जिसे वसा कहते हैं। वसा के स्रोत पादप आधारित या जंतु आधारित हो सकते हैं। मूंगफली, अखरोट और बादाम जैसे मेवे और कद्दू, सूरजमुखी और सरसों के बीज वसा के कुछ अच्छे स्रोत हैं। हाँ, मेरी दादी ने मुझे बताया था कि घी और मेवे में से भरपूर लड्डू हमारे शरीर को गर्म रखने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो ये पुराने लोग जो बनाते थे, अब तो मार्केट से ले आते हैं लोग बाग। मक्खन, पिस्ता, सूरजमुखी के बीज, अखरोट, मूंगफली, सोयाबीन, तिल, काजू, दही, बादाम, दूध, सूरजमुखी का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, नारियल का तेल, घी, ये सब चीज़ें कुछ वसा समृद्ध खाद्य पदार्थ हैं। कार्बोहाइड्रेट और वसा हमें विभिन्न गतिविधियों या करने के लिए ऊर्जा प्रदान करते हैं। इस कारण से इन्हें ऊर्जा प्रदायी भोजन का नाम दिया गया है। हमारे शरीर में वसा का एक संग्रहित स्रोत है। ध्रुवीय भालू की त्वचा के नीचे बहुत अधिक वसा एकत्रित होती है। यह वसा ऊर्जा स्रोत के रूप में कार्य करती है। यह उनकी महीनों लंबी सर्दियों की नींद की अवधि, शीत निष्क्रियता के समय बिना खाए जीवित रहने में सहायता करती है। भालू जो होता है उसके पेट पे इतनी चर्बी होती है, इतना मांस होता है कि उन्हें लंबे समय तक नींद आती रहती है। प्रोटीन भी हमारे आहार का एक महत्वपूर्ण भाग है। दुग्ध उत्पाद और दालें प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खिलाड़ियों को अपनी मांसपेशियां बनाने के लिए अधिक मात्रा में प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कई लोग प्रोटीन पौधों के साथ साथ जंतुओं से भी प्राप्त करते हैं। प्रोटीन के कुछ उत्कृष्ट पादप स्रोत दालें, फलियां, मटर, मेवे हैं। प्रोटीन के कुछ जंतु स्रोत दूध, पनीर, अंडा, मछली, मांस हैं। प्रोटीन समृद्ध खाद्य पदार्थ हमारे शरीर की वृद्धि और मरम्मत में सहायता करते हैं। इसी कारण इन्हें शरीर वर्धक भोजन कहा जाता है। सोयाबीन, मटर, चना, गेहूं, अरहर दाल, राजमा, इनमें जो है पादप स्रोत हैं। और ये मुर्गे का मांस, दूध, पनीर, अंडा, मछली, ये जंतु स्रोत हैं। इन्हें जंतुओं से प्राप्त किया जाता है। बढ़ते बच्चों के उचित विकास और वृद्धि के लिए उनके आहार में सही मात्रा में प्रोटीन सम्मिलित किया जाना चाहिए। इनमें से कौन सा खाद्य पदार्थ आपके दैनिक आहार का भाग है, ये आप बताएं उनको बच्चों को। क्या आपने कभी छत्रक मशरूम देखे हैं? ये अधिकतर अंधेरे और नमी वाले स्थानों पर उगते हैं। खाद्य मशरूम प्रोटीन का एक अच्छा स्रोत है। मशरूम बहुत अच्छी प्रोटीन होती है, जैसे हम कुकुरमुत्ता भी कहते हैं, मतलब उसी के तरीके होता है, कुकुरमुत्ता अलग होता है। आपको क्या लगता है कि हमें अपने दैनिक आहार में फल, साग भाजी और पादप आधारित खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह क्यों दी जाती है? आइए निम्नलिखित 2 अध्ययनों को पढ़कर हम कुछ खाद्य घटकों के महत्व को समझें। अध्ययन 1। पुराने समय में लंबी यात्राओं के दौरान नाविक अक्सर मसूड़ों में रक्तस्राव और सूजन से पीड़ित हो जाते थे। 1746 की लंबी यात्रा के दौरान स्कॉटलैंड के चिकित्सक जेम्स लिंड ने देखा कि जिन नाविकों ने नींबू व संतरों का सेवन किया वे इस रोग से मुक्त हो गए। मसूड़ों से रक्त आना और उनमें सूजन होना स्कर्वी रोग के कारण है। अध्ययन 1 को पढ़कर आप निष्कर्ष निकालते हैं
स्कर्वी रोग कैसे ठीक हुआ? नींबू और संतरे स्कर्वी के उपचार में सहायक है। स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी के कारण होता है। विटामिन सी खट्टे फलों जैसे नींबू, संतरे में पाया जाता है, जो इस रोग को दूर करने में सहायता करता है। अध्ययन 2 1960 के दशक में भारतीय वैज्ञानिकों ने पाया कि हिमालय क्षेत्र और भारत के उत्तरी मैदानी इलाकों में मानव आबादी में गर्दन के अगले भाग में सूजन के लक्षण व्यापक थे। गर्दन के अगले भाग में सूजन घेंगा नामक रोग का लक्षण है। ये लक्षण इस क्षेत्र की मृदा में आयोडीन की कमी के कारण थे, जिसके परिणाम स्वरूप स्थानीय भोजन और जल में आयोडीन की कमी हो गई। भारत सरकार ने मानदंडों के अनुसार सामान्य नमक में आयोडीन की पूर्ति करने का प्रयास किया, जिसे आयोडीन युक्त नमक भी कहा जाता है। आयोडीन युक्त नमक के सेवन से उपर्युक्त लक्षण स्पष्ट रूप से कम हो गए। जैसे गले में उसमें सूजन हो जाती है तो उसको घेंगा रोग कहते हैं, उसे आयोडीन से सही किया है। अध्ययन 2 से आपने क्या निष्कर्ष निकाला? आपने समाचार पत्रों में वैज्ञानिकों द्वारा आयोडीन युक्त नमक के बारे में जाना होगा, अथवा आपने नमक के पैकेट पर भी आयोडीन युक्त नमक लिखा हुआ पढ़ा होगा। आपका अर्थ क्या है? वास्तव में आयोडीन युक्त नमक साधारण नमक ही है, जिसमें वांछित मात्रा में आयोडीन के लवण मिलाए जाते हैं। नमक की खेती अगरिया नामक जनजाति समुदाय की एक पारंपरिक प्रथा है। वे कच्छ के छोटे रण और गुजरात के अन्य भागों में नमक की खेती करते हैं। नमक की खेती के लिए ये 8 महीने तक रेगिस्तान की भीषण गर्मी में रहते हैं और समुद्र के पानी से नमक प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं। हमारे शरीर को विभिन्न रोगों से बचाने वाले अन्य खाद्य घटकों के बारे में और अधिक जानकारी आप कैसे प्राप्त करेंगे? विभिन्न खाद्य घटकों के स्रोतों और कार्यों का पता लगाने के लिए 3.5 में दिए गए चार्ट का अध्ययन करें। विटामिन एवं खनिज के और अन्य स्रोतों का पता लगाइए, साथ ही इन खाद्य घटकों की कमी से होने वाले रोगों के लक्षणों को भी समझें। अपने पड़ोस में जाइए और लोगों से बातचीत कीजिए, तब पता लगाइए कि क्या किसी व्यक्ति में चित्त में सूचीबद्ध लक्षण दिखाई देते हैं। शिक्षक के मार्गदर्शन में विद्यार्थियों द्वारा इस प्रकार की एक जांच परियोजना की जा सकती है। इन लक्षणों को उनके आहार के साथ सहसंबंधित कीजिए और पोषण की कमी के कारण होने वाले रोग या विकार की पहचान कीजिए। देखे गए लक्षणों के संभावित कारण और सुधार के लिए आहार में आवश्यक परिवर्तन के बारे में सुझाव दीजिए। उन्हें चिकित्सक से परामर्श लेने के लिए कहिए। भोजन के घटक विटामिन ए कार्य आँखें और त्वचा को स्वस्थ रखता है। विटामिन ए की कमी से आँखें, त्वचा को रूखा रूखा होता है। ये मिलता किस में है? मतलब स्रोत क्या है? पपीता, गाजर, आम, दूध। इसकी पपीता और आम और गाजर में ये मिलता है। रोग का विकार दृष्टि का ह्रास या दृष्टि कम हो जाती है। लक्षण दुर्लभ दृष्टि, अंधेरे में कम दिखाई देना, रतौंधी जैसे कम दिखाई देता है तो रतौंधी बोलते हैं। कभी कभी पूर्ण से दिखाई देना बंद हो जाता है। विटामिन B1 हृदय को स्वस्थ रखता है और शरीर को विभिन्न कार्य करने में सहायता करता है। तो मिलता किसमें है? फलियां में, मेवे, संपूर्ण अनाज, बीज, दूध से बने पदार्थों में विटामिन B1 मिलता है। इससे कौन सा रोग होता है? बेरी। इसके लक्षण क्या है? सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट, सांस लेने में परेशानी। विटामिन बी की कमी से सांस लेने में परेशानियां, सूजन, हाथों और पैरों में जलन या झंझनाहट होने लगती है। विटामिन सी ये किसको सही करता है? शरीर को रोगों से बचाता है। ये मिलता किसमें है? आंवला, अमरूद, हरी मिर्च, संतरा, नींबू। विटामिन सी मतलब जो खट्टे फल होते हैं उनमें मिलता है। इससे कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। इसके लक्षण क्या है? मसूड़ों से खून निकलना, घाव भरने में अधिक समय लगना। ठीक है। विटामिन डी अस्थि और दांतों के स्वास्थ्य के लिए शरीर में कैल्शियम के अवशोषण में सहायक है ना। और ये मिलता किसमें है? सूर्य का प्रकाश,
दूध, मक्खन, मछली, अंडा, इसमें विटामिन डी मिलती है। तो इसका जो इससे रोग होता है वो है रिकेट्स। और लक्षण क्या है? अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। कैल्शियम हमारी अस्थियों और दांतों को स्वस्थ रखता है। मिलता है दूध, सोया दूध, दही, चीज, पनीर में। इससे वो दिक्कत क्या होती है? परेशानी अस्थि और दंत क्षय, यानी कि हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। दुर्बल अस्थियां, दंत क्षय इनके लक्षण हैं। आयोडीन शारीरिक और मानसिक क्रियाओं में सहायता करता है। ये मिलता है किसमें? आयोडीन युक्त नमक में। सिंघाड़े में जो है नमक मिलता है। समुद्री शैवाल, इसमें नमक मिलता है। ये आयोडीन युक्त इससे रोग कौन सा होता है? घेंगा, गायटर। ये होता कहाँ है? गर्दन के अग्रभाग में, गर्दन के आगे वाले हिस्से में होता है। ठीक है। आयरन, लौह तत्व रक्त का महत्वपूर्ण घटक है। ये मिलता है हरे पत्तेदार साग, चुकंदर, अनार। और ये किसकी कमी से होता है? खून की कमी से। एनीमिया, रक्ताल्पता। ठीक है, रक्त की कमी। और मतलब इसके लक्षण है दुर्बलता व सांस लेने में कठिनाई। विटामिन और खनिज, उनके कुछ खाद्य स्रोत तथा उनकी कमी से होने वाले रोग या विकार एवं लक्षण का चार्ट। चित्र 3.5 से आपने यह सीखा कि विटामिन ए, बी1, सी और डी और खनिज कैल्शियम, आयोडीन और आयरन खाद्य घटकों के दो समूह हैं जो हमारे शरीर की विभिन्न क्षेत्र रोगों से रक्षा करते हैं। लेकिन हम विटामिन और खनिजों की कमी के कारण होने वाले रोगों का विकारों को कैसे ठीक कर सकते हैं? ठीक है, ये जो है दूध, इसके चित्र हैं। गाजर विटामिन ए के स्रोत हैं। गाजर, पपीता और आम। दूध विटामिन बी1 के स्रोत हैं। दूध, गेहूँ, अलसी के बीज, चावल, कद्दू के बीज विटामिन बी1 के। और विटामिन सी के हैं संतरा, अमरूद, हरी मिर्च, नींबू, आंवला, टमाटर। विटामिन डी दूध, मछली, अंडा, मशरूम, मक्खन। जो खाद्य घटक ऊर्जा प्रदान करते हैं, शारीरिक वृद्धि में सहायता तथा रोगों से सुरक्षा एवं रोगों को ठीक करने में सहायता करते हैं और विभिन्न शारीरिक क्रियाओं को सुचारू बनाते हैं। उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। हमारे आहार के प्रमुख पोषक तत्वों में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन और खनिज सम्मिलित हैं। विटामिन और खनिजों को सुरक्षात्मक पोषक तत्व भी कहा जाता है। ये पोषक तत्व हमारे शरीर को रोगों से बचाते हैं और हमें स्वस्थ रखते हैं। आपके माता पिता ने आपको नियमित रूप से दूध, हरे साग, फल और साबुत अनाज खाने की सलाह दी होगी। ये खाद्य विटामिन और खनिजों से भरपूर है। यद्यपि विटामिन और खनिजों की आवश्यकता अल्प मात्रा में ही होती है, लेकिन वे हमारे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए आवश्यक होते हैं। कच्ची और पकी हुई साग भाजी में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आपने कभी देखा कि पकाए जाने पर साग भाजी कभी कभी अपना चटक रंग खो देती है या नरम और कम कुरकुरी हो जाती है? खाना पकाते समय उच्च दाब के कारण उनमें से विटामिन सी जैसे कुछ पोषक तत्व भी नष्ट हो जाते हैं। क्या हमारे आहार में कुछ फलों और कच्ची साग सब्जी भाजी को सम्मिलित करना बुद्धिमानी नहीं होगी? कटी हुई या छिली हुई साग भाजी और फलों को धोने से भी कुछ विटामिन नष्ट हो सकते हैं। फिर भी उपभोग से पहले सभी फलों और साग भाजी को अच्छे से धोया जाना आवश्यक है। क्या हमें सभी पोषक तत्व पौधों और जंतुओं से प्राप्त होते हैं? हाँ, नहीं। नमक जैसे पोषक तत्व समुद्र के पानी या चट्टानों से प्राप्त किए जा सकते हैं। नमक का या आयोडीन जो है हमें पानी से मिलता है। साथ ही सूरज की रोशनी के संपर्क में आने पर हमारे शरीर में प्राकृतिक रूप से विटामिन डी बनता है। ये भी सही है। फल और साग आहारीय रेशे फाइबर से भरपूर होते हैं। आइए देखते हैं कि आहारीय रेशे हमारे लिए किस प्रकार लाभदायक हैं। आवश्यक पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को आहारीय रेशों और जल की आवश्यकता होती है। आहारीय रेशे जिन्हें रूक्षांश भी कहा जाता है, हमारे शरीर को कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं
नहीं करते, फिर भी यह हमारे आहार का एक आवश्यक घटक है। यह हमारे शरीर को अनपची आहार से छुटकारा दिलाने में मदद करता है और मल के सुचारू निकास को सुनिश्चित करता है। हमारे आहार में रुक्षांश मुख्य रूप से पादप उत्पादों द्वारा प्रदान किया जाता है। हरे पत्तेदार साग, ताजे फल, साबुत अनाज, दालें और मेवे रुक्षांश के अच्छे स्रोत हैं। मेरी दादी माँ को मल त्यागने में कठिनाई होती है। अब मुझे समझ आया कि डॉक्टर ने उसे युक्त खाना खाने की सलाह क्यों दी थी। ठीक है, वे कौन से खाद्य स्रोत हैं जो हमारे शरीर को जल प्रदान करते हैं, उनमें से कुछ एक सूची बनाइए। जहाँ तक संभव हो स्थानीय स्तर पर उगाया हुआ हुआ तथा पौधों से मिलने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाना चाहिए, क्योंकि यह न केवल हमारे शरीर को स्वस्थ रखता है बल्कि हमारे पर्यावरण और हमारे ग्रह पृथ्वी के लिए भी अच्छा है। जल भी हमारे भोजन का एक अनिवार्य अंश है। यह भोजन से पोषक तत्वों को अवशोषित करने में शरीर की सहायता करता है। यह पसीने और मूत्र के माध्यम से शरीर से अपशिष्ट पदार्थों को बाहर निकालता है। हमें स्वस्थ रहने के लिए नियमित रूप से पर्याप्त जल पीना चाहिए। वैज्ञानिक से परिचय। पॉलुथुर गोपालन, इनका जन्म हुआ था 1918 में और इनकी मृत्यु हुई है 2019 में। वाह। ने भारत में पोषक अनुसंधान की शुरुआत की। उन्होंने 500 से अधिक भारतीय खाद्य पदार्थों का उनके पोषण मूल्यों के आधार पर विश्लेषण किया। भारतीय संदर्भ में एक उपयुक्त आहार की संयुक्ति की। उन्होंने भारतीय आबादी की पोषण स्थिति पर किए गए सर्वेक्षण को नेतृत्व किया, जिसमें प्रोटीन, ऊर्जा और अन्य खाद्य पदार्थों में व्यापक स्तर पर कमियों की पहचान की गई। इसके फलस्वरूप 2002 में मध्याह्न भोजन योजना लागू की गई, जिसे प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण योजना पीएम पोषण कहा जाता है। इस योजना का उद्देश्य भारत के सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में संतुलित आहार उपलब्ध कराना है। इस योजना ने देश भर में करोड़ों बच्चों के स्वास्थ्य और पोषण को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भोजन के लिए विभिन्न घटकों का परीक्षण कैसे करें। मंड एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। वसा और प्रोटीन जैसे कुछ पोषक तत्वों का पता सरल परीक्षणों से लगाया जा सकता है, जबकि कुछ अन्य का पता केवल प्रयोगशाला में ही लगाया जा सकता है। हम कुछ खाद्य पदार्थों में मंड, स्टार्च, वसा और प्रोटीन की उपस्थिति का पता कैसे लगा सकते हैं। कुछ मात्रा में खाद्य पदार्थ जैसे आलू का टुकड़ा, खीरा, रोटी या ब्रेड, उबले चावल, उबले चने, कुटी हुई मूंगफली, तेल, मक्खन और कुटा हुआ नारियल का बुरादा ले आप परीक्षण के लिए अन्य खाद्य पदार्थों भी ले सकते हैं। प्रत्येक पदार्थ के छोटे टुकड़े अलग अलग प्लेट में रखें। ड्रॉपर की सहायता से किसी एक खाद्य पदार्थ पर तनु आयोडीन विलयन की 2-3 बूंदें डालें। देख रहे हैं, 2-3 बूंदें डाल रहे हैं आलू पे। देखें कि क्या खाद्य पदार्थ के रंग में कोई परिवर्तन आया या नीला या काला होगा। आपके अवलोकन को तालिका में अंकित करें। प्रति खाद्य पदार्थ के एक छोटे भाग को कागज के अलग अलग टुकड़ों पर रखें। खाद्य पदार्थ पर कागज को लपेटें। उसे ध्यान में रखें कागज फटे नहीं। क्या कागज पर किसी प्रकार का तैलीय धब्बा बन जाता है। उसके आपके अनुसार यह तैलीय धब्बे के आने का कारण क्या है। यदि खाद्य पदार्थ में तेल या मक्खन उपस्थित है तो यह कागज पर एक तैलीय धब्बा होता है। आप कागज को प्रकाश के सामने लाइए। आपको इस धब्बे से होकर आने वाला प्रकाश धुंधला दिखाई देता है। कागज पर तेली खाद्य धब्बा पदार्थ में वसा की उपस्थिति दर्शाता है। इसमें किन पदार्थों में वसा होती है। पिछले क्रियाकलाप में परीक्षण के लिए खाद्य पदार्थों को लें। यदि खाद्य पदार्थ ठोस है तो खरल और मूसल का उपयोग करके उसका पेस्ट या चूर्ण बना लें। सावधानी, ये रासायनिक हानिकारक है और इसका उपयोग सावधानी से किया जाना आवश्यक है। इसमें से किसी भी रासायन तब तक न छुएं जब तक ऐसा करने के लिए आपसे कहा न जाए। अगर आपके शरीर पर कोई रासायन गिर जाए तो उस स्थान को तुरंत पानी से धो लें। इनमें से कोई भी रसायन अपने मुंह में न डालें और न ही इसको सूंघने का प्रयास करें।
प्रत्येक खाद्य पदार्थ का लगभग आधा चम्मच एक अलग अलग परख नली में डालें। प्रत्येक परख नली में 2 या 3 चम्मच पानी डालें और अच्छी तरह हिलाएं। ड्रॉपर का उपयोग करके प्रत्येक परख नली में कॉपर सल्फेट विलयन की 2 बूंदें डालें। अब एक और ड्रॉपर लें और प्रत्येक परख नली में कास्टिक सोडा विलयन की 10 बूंदें डालें। परख नलियों को अच्छी तरह हिलाएं और उसके बाद उन्हें कुछ मिनट तक ऐसे ही रख दें। सोयाबीन, मटर, मूंगफली, चावल, ब्रेड और खरल मूसल। कुछ परख नलियों के पदार्थ बैंगनी रंग के हो गए। बैंगनी रंग खाद्य पदार्थों में प्रोटीन की उपस्थिति दर्शाता है। आपने अवलोकनों को तालिका 3.3 में देखा होगा। क्या आप तालिका 3.3 से क्या निष्कर्ष निकालते हैं? कौन से खाद्य पदार्थ एक से अधिक पोषक तत्वों की उपस्थिति दर्शाते हैं? कौन सा खाद्य पदार्थ प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति दर्शाते हैं? मूंगफली में प्रोटीन और वसा दोनों की उपस्थिति देखी जाती है। यह इंगित करता है कि हम जो आहार खाते हैं उसमें कई पोषक तत्व उपस्थित हो सकते हैं। क्या कोई खाद्य पदार्थ है जिसमें इनमें से कोई भी पोषक तत्व नहीं होता? इनमें से किन पदार्थों का या प्रतिदिन सेवन करते हैं? ऐसे खाद्य पदार्थों का पता लगाने का प्रयास करें जो स्टार्च, वसा और प्रोटीन के अच्छे स्रोत हैं। खाद्य पदार्थों के पोषक तत्वों की उपस्थिति का पता लगाना है। आलू का पता लगाओ, खीरा, उबले चावल, उबले चने, मूंगफली, रोटी या ब्रेड का, मक्खन का, नारियल का, इन सब का पता लगाओ। क्या सभी व्यक्तियों की पोषण संबंधी आवश्यकताएं समान होती हैं? क्या आपको और आपके दादा दादी या नाना नानी को एक ही प्रकार के या समान मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? आहार में पोषक तत्वों के प्रकार और मात्रा की आवश्यकता आयु, लिंग, शारीरिक गतिविधि, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली इत्यादि के अनुसार अलग अलग हो सकती है। ऐसा आहार जिसमें शरीर की समुचित वृद्धि और विकास के लिए आवश्यक सभी पोषक तत्व, सूक्ष्मांश और जल सही मात्रा में हो उसे संतुलित आहार कहते हैं। आपने संतुलित आहार बनाने के लिए आप उसमें क्या परिवर्तन करेंगे? आलू के चिप्स, भुने हुए चने। देखिए, पोषक तत्व संबंधी जानकारी। प्रति 10 ग्राम आलू के चिप्स में 536 किलो कैलोरी होती है। ऊर्जा, वसा होती है 35 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 53 ग्राम, प्रोटीन 7 ग्राम, आहारीय रेशे 4.8 ग्राम। पोषण संबंधी जानकारी। चने में ऊर्जा होती है 355 किलो कैलोरी, वसा 6.26 ग्राम, कार्बोहाइड्रेट 58.58 ग्राम, प्रोटीन 18.64 ग्राम, आहारीय रेशे 16.8 ग्राम। आहार के पैकेटों पर पोषण संबंधी जानकारी के आधार पर आप इनमें से कौन सा आहार चुनेंगे और क्यों? आप बच्चों को बताइए और बच्चों से पूछिए। कुछ खाद्य पदार्थों में उच्च शर्करा और वसा की मात्रा के कारण अधिक कैलोरी होती है। साथ ही उनमें बहुत कम मात्रा में प्रोटीन, खनिज, विटामिन और आहारीय रेशे होते हैं। इन खाद्य पदार्थों को अस्वास्थ्यप्रद जंक फूड कहा जाता है। इन खाद्य पदार्थों में आलू के चिप्स, टॉफी, कार्बोनेटेड पेय शामिल है। इन खाद्य पदार्थों का अधिक सेवन करना हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। इनके अधिक सेवन से व्यक्ति में मोटापा हो सकता है। ऐसा व्यक्ति अन्य स्वास्थ्य संबंधी रोगों से भी पीड़ित हो सकता है। आपको डॉक्टर कोस्टा का कथन हमेशा याद रखना चाहिए कि स्वास्थ्य ही परम धन है। हमें स्वस्थ रहने के लिए अपने शरीर का ध्यान रखना चाहिए। स्वस्थ शरीर के लिए संतुलित आहार लेना और जंक फूड से परहेज करना आवश्यक है। खुशहाल व सुखी जीवन जीने के लिए अच्छा स्वास्थ्य अनिवार्य है। अब देखते हैं पैकेट बंद खाद्य पदार्थों के पैकेट पर पोषक तत्वों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। जानकारी में प्रत्येक पोषक तत्व की मात्रा सूचीबद्ध होनी चाहिए। कभी कभी प्रबलीकरण फर्टिफिकेशन के दौरान आहार की पोषण गुणवत्ता को
बेहतर बनाने के लिए उसमें अधिक पोषक तत्व मिलाए जाते हैं। आयोडीन युक्त नमक और शिशु आहार फर्टिफाइड खाद्य पदार्थों के उदाहरण हैं। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण FSSAI एक सरकारी एजेंसी है जो भारत में खाद्य गुणवत्ता को नियंत्रित करती है। संभवतः आपने मिलेट मोटा अनाज पोषक अनाज संभवतः आपने ज्वार, बाजरा, रागी और सांवा जैसे अनाजों के बारे में सुना होगा। ये भारत की देशज फसलें हैं। इनमें अलग अलग जलवायु परिस्थितियों में सहजता से उगाया जा सकता है। इन अत्यधिक पौष्टिक अनाजों को कंदन मिलेट भी कहा जाता है। क्या आपने कभी कभी कंदन से बने खाद्य पदार्थ खाए हैं? बार्नयार्ड मिलेट सांबा। कंदन छोटे आकार के अनाज होते हैं और सदियों से भारतीय आहार का अभिन्न अंग रहे हैं। ये अपने अनगिनत स्वास्थ्य लाभों के कारण फिर से लोकप्रिय हो रहे हैं। ये विटामिन, आयरन और कैल्शियम जैसे खनिजों और आहारी रेशों के अच्छे स्रोत हैं। यही कारण है कि इन्हें पोषक अनाज भी कहा जाता है। ये हमारे शरीर के सामान्य कामकाज के लिए आवश्यक संतुलित आहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। खाद मील फूड माइल खेत से भोजन हमारी थाली तक कैसे पहुंचता है? इस प्रक्रिया के क्या चरण है? इस प्रक्रिया में कौन कौन से लोग सम्मिलित हैं? क्या आप जानते हैं कि अनाज के अंकुरित होने के बाद उसका आटा बनने तक कितना समय और कितनी मेहनत लगती है? आइए हम जो रोटी खाते हैं उसे बनाने की पूरी प्रक्रिया को समझने के लिए चित्र 3.10 को अवलोकन करें। किसान द्वारा गेहूं उगाए गए, फिर अनाज की कटाई, मड़ाई और ओसाई, जो काटे गए, फिर उनको मड़ाई बोलते हैं, और उनको दान निकाले गए। अनाज बेचा गया, भंडारण में गया, गोदाम में। उसके बाद अनाज की पिसाई हुई, पैक हुआ, फिर दुकान पे आया, खुदरा दुकान का परिवहन, फिर जो कस्टमर, जो खाने वाले लोग होते हैं वो ले जाते हैं, फिर उसकी रोटी बनाते हैं, तब ये हमारे भोजन तक, हमारी प्लेट तक आता है। रोटी की कहानी खेत से थाली तक। गेहूं या किसी अन्य खाद्य पदार्थ के थैले द्वारा उत्पादक से उपभोक्ता तक तय की गई कुल दूरी को उसका खाद्य मील फूड माइल कहा जाता है। खाद्य मील कम करना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे परिवहन के दौरान लागत और प्रदूषण को कम करने में सहायता मिलती है। इससे स्थानीय किसानों के व्यवसायों को सहायता मिलती है और यह हमारे भोजन को अधिक ताज़ा और अधिक स्वास्थ्यवर्धक रखता है। बहुत से लोग भोजन को अपनी थाली में बिना खाए छोड़कर उसे बर्बाद करते हैं। हमें याद रखना चाहिए कि हमारे किसान और समुदाय के अन्य सदस्य खेत से हमारी थाली तक भोजन पहुंचाने में कितना समय लगाते हैं और कितना श्रम करते हैं। हमें उतना ही भोजन अपनी थाली में लेना चाहिए जितना हम खा सकते हैं। इससे भोजन की बर्बादी कम होगी। भोजन को खेत से थाली तक पहुंचाने में सम्मिलित विभिन्न प्रक्रियाओं की समय सीमा, टाइमलाइन का पता लगाने का प्रयास करें। स्थानीय भोजन खाने से किस प्रकार खाद्य मील को कम किया जा सकता है? स्वास्थ्य खाद्य खाएं, मिल बांट कर खाएं और खाने का सम्मान करें। स्थानीय उत्पादकों का समर्थन करें। ये प्रमुख शब्द हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, पाक पद्धतियाँ, अभावजन्य रोग, वसा, आहार के घटक, खाद्य मील, आयोडीन युक्त नमक, मिलेट मोटा अनाज, खनिज, पोषक तत्व, प्रोटीन, रिकेट्स, आहारीय रेशे, स्कर्वी, विटामिन, विश्लेषण, तुलना करना, परिणाम निकालना, निष्कर्ष निकालना, जांच करना, अवलोकन करना, पूर्वानुमान, सर्वेक्षण। थैंक यू फॉर वॉचिंग।